Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Sheila Eyes episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन द फॉरेंसिक्स. सो यहाँ पर देखेंगे जो फॉरेंसिक साइंस है उसका मतलब क्या होता है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस के लिए काम करते हैं, एज वेल एज क्या क्या इशूज़ हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. ऑल दोस विल बी ऑन our first article. The second article is related to the China's claim on Arunachal Pradesh. So यहाँ पर जो चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पे काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा है. दैट इज़ वाई विल बी रेफरिंग टू दोज आर्टिकल्स. क्या है चाइना के एस्पेक्ट्स, व्हाट इज दिस मैकमोहन लाइन, चाइना क्यों अरुणाचल प्रदेश को चाहता है, एज वेल एज विल बी सीइंग कि वन चाइना पॉलिसी को कैसे वन इंडिया पॉलिसी के साथ काउंटर किया जा रहा है. ऑल दिस थिंग्स वुड बी नाउ सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज ऑन अ डिसीज नॉन एज द लंपी स्किन डिसीज. अब यहाँ पर देखेंगे जो लंपी स्किन डिसीज से पहले हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लाइवस्टॉक का मतलब क्या होता है, लंपी स्किन डिसीज क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लाइवस्टॉक जो है इंडियन इकोनॉमी के साथ कैसे रिलेटेड है. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is related to an organization known as the NCRB, National Crimes Record Bureau. So यहाँ पर देखेंगे जो NCRB है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसका शिलान्यास रखा गया, क्या ज़रूरत पड़ी कि NCRB को लाना पड़ा, क्या क्या है मेजर इनिशिएटिव जो कि NCRB ला रहा है. All those things would be now fourth article. The fifth one is related to something known as soft power and hard power. तो ये जो रिसेंट कमेंट्स आए हैं जो कि IAF चीफ से आए हैं, तो वहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें जिक्र है सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का. तो कहीं ना कहीं हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, हार्ड पावर का मतलब क्या होता है, एज वेल एज स्मार्ट पावर उसका मतलब क्या होता है. देन सिक्स्थ आर्टिकल विल बी सीइंग द एस्पेक्ट्स ऑफ सोलोमन आइलैंड्स. फर्स्ट देखेंगे सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ पे, फिर देखेंगे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसमें, कौन से हैं, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. The seventh one is related to two organizations known as the World Bank Group as well as the AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. So ये दोनों organizations के ऊपर हम लोग बात करेंगे in our seventh article. क्या क्या aspects हैं, इंडिया का क्या role है, all those things. Whereas the eighth one as usual is the quiz of the day. So let's start with our first one which is on forensics. So जैसे मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस, होता क्या है फॉरेंसिक साइंस. सो जो फॉरेंसिक साइंस है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का एप्लीकेशन है एंड टेक्निक्स ऑन व्हाट, ऑन द लीगल प्रोसीजर एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन, या इन अदर वर्ड्स यू कुड से द यूज ऑफ साइंटिफिक डाटा एज वेल एज प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली टू द लीगल सिस्टम. मतलब कि जितने भी लीगल सिस्टम में इन्वेस्टिगेशंस में जो भी आप साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कर रहे हो वो कहाँ पर आता है, वो फॉरेंसिक साइंस के अंडर में आता है. अब फॉरेंसिक साइंस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से वो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द ऑटोप्सी प्रोसीजर्स, वो भी फॉरेंसिक साइंस के अंदर आ जाते हैं. फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो कम्स इनटू दैट. दिस ब्लड स्पैटर एनालिसिस वो भी इसमें आ जाते हैं. द DNA एनालिसिस वो भी इसमें. इवन मैचिंग द गन्स टू बुलेट्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जनरली मूवीज़ में देखते हैं, द वॉइस सैंपल्स एंड ऑल, दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट, दिस ऑल कम्स अंडर फॉरेंसिक साइंस. सो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, लीगल प्रोसीजर से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट कम्स अंडर फॉरेंसिक साइंस. विद दैट लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. इंडिया में क्या रोल है फॉरेंसिक साइंस का. सो जैसे मैंने कहा फॉरेंसिक साइंस सिर्फ और सिर्फ एक साइंस नहीं, उसके अंदर बाकी सारे बाइफर्केशंस हैं. वन ऑफ द बाइफर्केशन वाज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट. और इसीलिए इफ यू सी कि इंडिया में फॉरेंसिक साइंस के कौन सा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि CBI के अंदर था. तो ये जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ इंडिया है, दिस वाज द प्राइमरी इंस्टीट्यूट जो कि फॉरेंसिक साइंस के लिए पर्टिकुलरली इंडिया में लॉन्च किया गया था, इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था बैक इन 1897. इट बिकेम ऑपरेशनल इन 1904. देन उसके बाद वी आर ऑल्सो हैविंग द एडवांस्ड सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, जिसे हम लोग कहते हैं CTFD, जो कि किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसके साथ साथ एजुकेशन कहीं ना कहीं इम्पार्ट करने के लिए, रिसर्च कहीं ना कहीं इम्पार्ट करने के लिए वी ऑल्सो हैव द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो बनाया गया था 2020-2021 में. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. विद दैट लेट्स सी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इतने सालों बाद भी जब भी इन्वेस्टिगेशन का बात आते हैं तो इंडियन पुलिस क्या करता है, डंडे बरसाता है. सो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेंसिक्स है, फॉरेंसिक साइंस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं इतने साल होने के बावजूद भी, कहाँ है फॉरेंसिक साइंस का स्टेटस, क्यों हम लोग कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस में
प्रोपोगेट और प्रोपेल नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स सी द रीजन. द फर्स्ट रीजन इज द लैक ऑफ रिसर्च. सो व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी एस्पेक्ट हो जाए, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव हो जाए, व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ प्रूवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हो उसमें कहीं ना कहीं पॉथ होल्स बच जाते हैं. तो दैट सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. सेकेंड थिंग इज द इनएडुकेट नंबर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज. जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रिसर्च करना होगा, आपको टेस्टिंग करनी होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस सब चीज़ों के लिए. तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज दी FSLs, दी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, और वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लेकुने हैं, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक शॉर्ट कमिंग्स है. दैट इज द सेकेंड इशू. द थर्ड इशू इज द लैक ऑफ एडुकेट क्वालिफाइड पर्सन्स. अब इसका रीज़न क्या है? एज यू सो इन योर अर्लियर साइड कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है उसे इम्पार्ट करने के लिए वी आर ओनली हैविंग दी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. हाँ, इसके साथ साथ वी आर हैविंग अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. अराउंड 80+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडिया में एज एन सेपरेट कोर्स, एज एन बैचलर्स कोर्स कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस देते हैं. बट एट द सेम टाइम जो मेन इंस्टीट्यूट है, मेन यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के लिए इम्पार्ट किया गया, फॉरेंसिक साइंस को देखकर बना दिया गया है, दैट इज द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. और वो आया है सिर्फ और सिर्फ आपके 2020-2021 में. और इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो फ्रैटर्निटीज़ हैं जो कि इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया में नहीं है. वी आर लैकिंग दैट एक्सपर्टीज़. और इस वजह से ही जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी कमी के कारण, एज वेल एज द साइंटिफिक लेबोरेटरीज के कारण और रिसर्च के कारण कहीं ना कहीं ये जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट में लॉट ऑफ एरर्स आते हैं. व्हेन इट कम्स टू एविडेंसेस, जब आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो तो क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपके पास लेबोरेटरीज नहीं है, इसलिए आप जितने भी केसेस हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं और आपके पास रिसर्च की भी फैसिलिटीज़ नहीं है. और इस वजह से कहीं ना कहीं जब भी आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो तो उसमें जो एरर्स हैं, उसमें जो गलतियां हैं, उसकी जो रेट है वो कहीं ना कहीं क्वाइट हाई हो जाती है. और इस वजह से जो ट्रस्टवर्दीनेस है व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया, वो ट्रस्टवर्दीनेस कहीं ना कहीं काफ़ी कम है. सो विद दैट now let's move to our next article which is on the China's claim on Arunachal Pradesh. अब ये जो China's claim था on Arunachal Pradesh, इस पे recent कुछ comments आए हैं from the German part, but यहाँ पर German envoy का जो comments आया है उस पर हमें नहीं जाना है. Please don't go into the political gamble here. What we need to understand from UPSC's perspective is कि China अरुणाचल प्रदेश के कौन से एरिया को क्लेम करते आया है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. एंड दैट आई डिस्कस इन दी 5th अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स से कि कौन सा लाइन है जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पर चाइना जो है क्लेम करते आया है, एज वेल एज चाइना क्यों क्लेम करता है ओवर द ईयर्स, कैसे उनके जो क्लेम्स है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हैं. ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन द 5th अगस्त वीडियो. इसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो डिस्कस कि हाउ Indian government is trying to balance the one India policy with one China policy. One China policy क्या है, one China principle से कैसे अलग है, as well as how one India policy is different. One India policy is worsening, is comparing, is balancing the one China policy. All these things I discussed in the 5th August video. So please refer to the video here ताकि ये जो aspects है इसकी कहीं ना कहीं आप dimensions आप improve कर पाएँ. With that, now let's move to our next article which is on the lumpy skin disease. अब अगेन जो लंपी स्किन डिसीज है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर है और इस वजह से ही इन क्वाइट डिटेल्स वी हैव डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लंपी स्किन डिसीज इन दी 2nd अगस्त वीडियो, जहाँ पर अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा बेसिक्स से कि लाइफ स्टॉक्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्टॉक्स में कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, देन कि लंपी स्किन डिसीज और अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है, अगर कोई वैक्सीन हैं तो वो क्या है, कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था. All these things we have discussed, as well as I also discussed the role of livestock in Indian economy. ये सब चीज़ें जो है जितने भी multi dimensional aspects हैं when it comes to livestock I have discussed in the 2nd August video. So please refer to the video here. Mains के लिए काफ़ी important aspect है ये. With that, now let's move to our next article which is on NCRB, National Crimes Record Bureau. So first देखते हैं ये जो NCRB है वो क्या organization है. First of all NCRB. So NCRB was set up when in 1986. 1986 में सेटअप हुआ था on the recommendations of National Police Commission, जो कमीशन है जो कि सेटअप हुआ था 1977 से लेकर 1981 में. Then as always a task force was built on that which was held on 1985. So ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दो कमीशंस जो हैं एज वेल एज ए टास्क फोर्स, इन दोनों के जो रिकमेंडेशंस है उसके बेसिस पर किसका शिलान्यास रखा गया, NCRB का.
सेकेंड पॉइंट इज दैट एनसीआरबी जो है ये कल्मिनेशन है, इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ, इट्स एन मर्जिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। कौन से ब्रांचेस हैं? फर्स्ट ब्रांच वाज द इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, जिसे हम लोग कहते हैं डीसीपीसी। एंड थर्ड थिंग इज द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई, जो कि हम लोग ने पहले देखा, फॉरेंसिक साइंस के टाइम पे हम लोग ने देखा। सो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें कहीं ना कहीं मर्ज करके क्या बना दिया गया? एनसीआरबी बना दिया गया। देन एनसीआरबी की इनिशिएटिव्स की बात करें, दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। द फर्स्ट इनिशिएटिव इज नोन एज द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि अराउंड 2009 में लॉन्च हुआ था। एज वेल सेकेंड वन इज डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च्ड इन 2017। अब सीसीटीएनएस पे लेटेस्ट स्टेजेस पे बात करेंगे कि सीसीटीएनएस क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली, और ये सेटअप हुआ था जैसे मैंने पहले कहा 1986 में, और किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। It works under the Ministry of Home Affairs to function as a repository of information on crimes and criminals. So crimes as well as criminals के जितने भी डाटा हैं उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का एक जगह है एनसीआरबी। देन एनसीआरबी हर साल एक रिपोर्ट भी लॉन्च करता है जिसे हम लोग कहते हैं क्राइम इन इंडिया, जो कि जो क्राइम रेट है इंडिया में वो कहीं ना कहीं स्टडी करता है, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोवाइड करता है, एज वेल एज कितने टाइप के क्राइम्स हैं और हर एक टाइप के क्राइम्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ऑल दोज थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन दिस रिपोर्ट नॉन एज द क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि वो एनुअली निकालता है। विद दैट नाउ लेट्स सी द एस्पेक्ट ऑफ सीसीटीएनएस, जो कि वन ऑफ द इनिशिएटिव था किसका? एनसीआरबी का। सो सीसीटीएनएस इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अब इस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीसीटीएनएस है वो क्या करेगा? वो इंटीग्रेट करेगा ऑल क्रिमिनल डाटा एंड रिकॉर्ड्स इनटू एन कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एक कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें कहीं ना कहीं जितने भी डाटा हैं हर एक स्टेट के, हर एक पुलिस स्टेशन के, वो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेट करेंगे। देन ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? हर एक स्टेट क्या कर सकता है? अंडर दिस यूनिलैटरल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं जितने भी रिपोजिटरी हैं वो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इससे फैसिलिटी क्या प्रोवाइड होगा? इससे क्या एडवांटेज होगा कि आप ट्रेस कर पाएंगे क्रिमिनल्स को। यू विल बी एबल टू ट्रेस क्रिमिनल्स अक्रॉस द नेशन। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, यू कैन ट्रेस दैट रिकॉर्ड, यू कैन टेक दैट रिकॉर्ड फ्रॉम केरला ऑल्सो। सो ये जो ट्रेसेबिलिटी है, ये ट्रेसेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, और इस वजह से जो आपकी जो लीगल सिस्टम है उसमें आप क्या ला रहे हो? उसमें आप इफेक्टिवनेस ला रहे हो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसीटीएनएस। नाउ लेट्स सी सीसीटीएनएस। हर एक इनिशिएटिव जब भी आप लाते हो तो सिर्फ इनिशिएटिव लाने का मतलब नहीं है, आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सीसीटीएनएस जब आप लाए, ओके आपने बना दिया स्कीम, एट द सेम टाइम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जितने भी पुलिस जो भी पर्सनल्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो कहीं ना कहीं सीसीटीएनएस सिस्टम को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। सो दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंश्योर्ड दैट सीसीटीएनएस वाज इम्प्लीमेंटेड इन राइट मैनर। विद दैट लेट मी शो यू अ ग्राफ। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर दिखाता है कि कैसे सीसीटीएनएस जो सिस्टम है वो काम करता है। जैसे मैंने कहा, हर एक जो स्टेट के जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैं या जितने पुलिस स्टेशन हैं वो क्या करते हैं? वो अपने जितने भी डाटाज हैं, जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी एफआईआर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो स्टेट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डालते हैं, कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डालते हैं। और हर एक स्टेट, फॉर एग्जांपल ये स्टेट 1 का है, हर एक स्टेट क्या करता है? ये जो रिपोजिटरी है वो इकट्ठा कर वो सेंट्रल कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस इकट्ठा होता है और ये कोई भी जो दूसरा स्टेट है वो यूज़ कर सकता है, एज वेल एज द एनसीआरबी एंड एमएचए। सो इस तरीके से जो भी क्रिमिनल एस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक स्ट्रीमलाइनिंग, एक इफेक्टिवनेस, एक ट्रेसेबिलिटी ला रहा है दिस सीसीटीएनएस नेटवर्क। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ ऑन द कमेंट्स ऑफ आईएएफ चीफ। सो यहाँ पर जो आईएएफ चीफ का जो कमेंट है, इस पर जो आर्टिकल है उसमें जिक्र है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। सो देखते हैं कि ये जो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर जो है, जो कि पीएसआईआर का एक पार्ट है, एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी बार सीखते हैं। सो ये क्या है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर? सो लेट्स अंडरस्टैंड द हार्ड पावर फर्स्ट। सो अगर इन केस अगर आप कोएर्सिव मेजर्स यूज़ कर रहे हो टू कंपेल एनीवन टू मेक देयर डिसीजंस, टू चेंज देयर डिसीजंस, देन दैट इज नोन एज द हार्ड पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैंक्शंस दे रहे हो, अगर आप ब्राइब कर रहे हो, अगर आप वार जो है, वार कहीं ना कहीं एंगेज कर रहे हो, वार में एंगेज हो रहे हो, सो दैट इज नॉन एज हार्ड पावर, क्योंकि ये सब जो है ये कोएर्सिव मेजर्स हैं। बट द सेम टाइम अगर आप नॉन कोएर्सिव मेजर्स यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड हो गया,
कल्चर जितने भी हो गए हैं, फॉर एग्जांपल जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड बांग्लादेश पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, वो वहाँ पर एडमायर करते हैं। सो दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। जो कॉक स्टूडियो है, जो कि पाकिस्तान का जो कॉक स्टूडियो हम लोग एंजॉय करते हैं, दैट इज़ दी सॉफ्ट पावर ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली जो हॉलीवुड है, वो हॉलीवुड ओवर द वर्ल्ड, हर जगह जो है हॉलीवुड को एडमायर किया जाता है। हॉलीवुड की जितने भी मूवीज़ हम लोग देखते हैं, दैट इज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो एज सच डायस्पोरा जो है, कल्चर जो है, एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल द एस्पेक्ट ऑफ नमस्ते, कोविड के टाइम पे नमस्ते जो था वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड एक एस्पेक्ट हो गया था। तो दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सो ये जितने भी चीज़ें हैं, योर बिजनेस एंड इनोवेशन, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस, दीज ऑल आर दी सॉफ्ट पावर्स। अब जब अगर आप सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को आप अच्छी तरीके से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज़ करते हो, देन दैट इज़ नोन एज स्मार्ट पावर। सो जो सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, दीज आर द बेसिक्स ऑन द बेस ऑफ विच ये आर्टिकल जो है आज का दैट इज बेस्ड। सो विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन द सोलोमन आइलैंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बेसिक्स, सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ पे। सो लेट्स सी कहाँ पर है सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स इज इन ओशिनिया, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन के सामने है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड्स है। अब देखते हैं इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, सोलोमन आइलैंड्स इज अ नेशन इन मेलानेशिया ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया, और ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, इट्स कंसिस्टिंग एन आइलैंड्स, नंबर ऑफ आइलैंड्स अराउंड 990 आइलैंड्स है, जो कि कल्मिनेट करके क्या कहते हैं हम लोग उसे सोलोमन आइलैंड्स कहते हैं। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल इज नोन एज होनेरा। और ये जो है, ये जो आइलैंड है, इसमें अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, सो इट्स फॉलोइंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ब्रिटिश क्वीन है, ब्रिटिश जो मोनार्क है, वो अपने गवर्नर जनरल के थ्रू क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? इट एक्ट्स एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। सो जो ब्रिटिश मोनार्क है, दैट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, यूजिंग इट्स गवर्नर जनरल, शी सर्व्स दिस पावर। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। Now with that, let's move to our next aspect, which is on the World Bank as well as the AIIB. यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज वेल एज AIIB। सो फर्स्ट देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो क्या है। नाउ जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज अ मिक्स ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द IBRD, IDA, IFC, MIGA जिसे हम लोग मिगा कहते हैं, एंड ICSID। अब यहाँ पर ये समझें कि जो वर्ल्ड बैंक है, ये पांचों को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बट जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक IBRD और IDA को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कहते हैं। सो दिस इज समथिंग एज बेसिक्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट। अब देखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रोल्स हैं। IBRD का बात करें, सो इट प्रोवाइड्स लोन्स, ये लोन्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। IDA क्या काम करता है? IDA प्रोवाइड करता है कंसेशनल लोन्स, दैट इज लोन्स एट लो रेट और नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बिना या लो रेट में, लो इंटरेस्ट में क्या प्रोवाइड करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है लो इनकम कंट्रीज को। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? ये इन्वेस्टमेंट में एडवाइस प्रोवाइड करता है एंड एसेट्स जो है वो मैनेज करता है टू कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट। देन द फोर्थ वन इज मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। वो क्या करता है? वो लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं इंश्योर करता है, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? फॉर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार जैसे जो पॉलिटिकल रिस्क है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो फाइनेंस, वो जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करता है। कौन? मिगा। द फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द ICSID, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये क्या करता है? जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ये सेटलमेंट डिस्प्यूट जितने भी हैं वो सेटल करते हैं किन के बीच में? इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंट्रीज। सो कंट्रीज और इन्वेस्टर्स के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ जाते हैं? ICSID में जाते हैं। एंड दिस 5 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर इज नोन एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जबकि वर्ल्ड बैंक का बात करें, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IBRD एंड IDA। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स मूव टू द एस्पेक्ट ऑफ AIIB, जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है। सो AIIB इज शॉर्ट फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब देखते हैं इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट is that it is a multilateral development bank, that means it's a combination of different countries जो है वो बनकर multilaterally ये एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि बनाया गया है। और इसका मकसद क्या है? to improve the social and the economic outcome of Asia। एशिया के जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने का मकसद है किसका? AIIB का। सेकेंड, इसको जो हेडक्वार्टर्स है ये है कहाँ पर? बीजिंग में। और ये जो लॉन्च किया गया था, इट बिगैन इट्स
aspects when in 2016. Third aspect is the shareholders. अगर आप shareholders की बात करें, so the major shareholder, the biggest shareholder is who? China. The second biggest is India, जिसका percentage around 7.6% है. So India is the second largest shareholder only to China. But अगर आप beneficiaries की बात करें, beneficiaries में देखें, then India is the largest beneficiaries. So please remember these points. India is the largest beneficiary of AIIB financing for infrastructure projects. But अगर आप shareholders की बात करें, so India is the second largest shareholder. With that, now let's move to our next aspect, which is the governance structure of AIIB. अब यहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे लीडरशिप रोल्स हैं, काफ़ी सारे रोल्स हैं, काफ़ी सारे सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि AIIB के अंदर काम करते हैं. दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि UPSC के लिए आपको ज़्यादा उसमें ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है. बट व्हाट यू शुड नो फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज द प्रेसिडेंट. सो एज ऑफ नाउ जो प्रेसिडेंट है AIIB का कौन है? ही इज़ अ पर्सन नोन एज जिन लिक्विन. एज वेल एज जो उर्जित पटेल जी हैं, हु इज़ द फॉर्मर RBI गवर्नर, he is currently acting as vice president investment operation in the region 1. ये region 1 कौन से region? In the region of South Asia, Pacific Islands as well as the Southeast Asia. So इन तीनों regions में जितने भी आपकी जो lending है, जितने भी aspects हैं when it comes to AIIB, तो उसके aspects जो कौन देखता है, oversee कौन करता है? उर्जित पटेल. So this is something that you should be aware of from prelims perspective. With that, now let's move to the quiz of the day. The first question is related to European Union. Please try to attempt this question. It's a quite simple question. Where the second question is assertion and reason based question, जो कि particularly आपके aspects में, आपके IR के aspects के आए हैं. यहाँ पर idealistic approach as well as morality के ऊपर question है. Please try to attempt this question. This would provide you a clarity of the international relations. उसके जो theoretical perspective, उसमें कहीं ना कहीं आपको clarity ये provide करेगा ये question. So as usual, ये जो questions है इसके answers along with the explanations आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे in the form of an PDF, as well as जो PPT है जिसका डिस्कशन हम लोग ने किया, that also in the form of a PDF, the link of which would be in the video's description, as well as the soft copy of which would be provided in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group yet now, please join that, do that suddenly. As well as I hope that this analysis had been beneficial for you guys. We'll be doing the same for you guys, but study hard, work hard, more importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.